आप सभी लोग अभी तक पढ़े हैं वुड ब्लॉक प्रिंट के बारे में। उसके अलावा आपने पढ़ा एकॉर्डियन बुक। उसके अलावा किस तरह से चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंट के माध्यम से वहाँ कंटेंट पब्लिश होते थे और उसके बाद वहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ करता था, तो उसमें जो कंटेंट थे बहुत ही यूज़फुल हुआ करते थे। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना थे बहुत ही इम्पीरियल सिस्टम के थे, तो उसके लिए चाइना को बहुत बड़ी स्केल पे रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर का नीडेड था, आवश्यकता थी। तो चाइना में गवर्नमेंट क्या करते थे, वुड ब्लॉक प्रिंट के माध्यम से कंटेंट वगैरह पब्लिश करती थी, उसी को हम अकॉर्डियन बुक कहते हैं। तो वुड ब्लॉक प्रिंट में आपने ये पढ़ा कि किस तरह से चाइना में वहाँ पे जो पेपर था उससे इंक सरफेस जो वुड का था उस पर रब करते थे और उसके बाद वो प्रिंट हो जाया किया करता था। उसके अलावा 16th और 17th सेंचुरी में चाइना में क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। तो अर्बनाइजेशन की वजह से चाइना में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ था कि चाइना में किस तरह के चेंजेस आए थे। जैसे एग्जांपल यहाँ देखें तो चाइना में बेसिकली 17th सेंचुरी में अर्बन सेंटर डेवलप्ड होता है। तो प्रिंट का जो यूज़ है केवल लर्नेड पर्सन या स्कॉलर्स लोग यूज़ नहीं करते हैं। जो प्रिंट का यूज़ है अदर देन लर्नेड पर्सनस या स्कॉलर्स के अलावा प्रिंट का यूज़ मर्चेंट लोग करते हैं। उसके अलावा रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बन जाती है। उसके अलावा उस वक्त जो लोग थे किस तरह के रीडिंग कंटेंट प्रेफर करते थे, तो फ्रिक्शनल हो गया है ना, ऑटोबायोग्राफी हो गया या रिलीजियस मैटर वाले किताब हो गए, इसको लोग पढ़ा करते थे। उसके अलावा कई सारे जो वुमेन थे उन्होंने पोएट्री और प्लेस पब्लिश करना शुरू कर दिया। उसके अलावा जो स्कॉलर्स या लर्नेड पर्सन थे उनकी वाइफ्स जो थी उन्होंने भी मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर करने स्टार्ट कर दिए। उसके अलावा प्रिंट कल्चर के अलावा प्रिंट कल्चर में कई तरह के टेक्नोलॉजी मीन्स और प्लेस करते हैं। जैसे पहले जो वुड ब्लॉक मशीन था वो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत ओल्ड था, वो बहुत मतलब परफेक्ट नहीं था। तो 18th और 19th सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंटिंग टेक्निक और मैकेनिकल प्रेस जो डेवलप किए थे उसको चाइना के लोगों ने इंपोर्ट किया और अपने कंट्री में उसको कुछ इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। चाइना का जो संघाई सिटी है वो 18th और 19th सेंचुरी में ये यूरोपियन का एक सेंटर हो चुका था ट्रेड के लिए या कॉमर्स के लिए और डिफरेंट एक्टिविटी के लिए। तो चाइना में संघाई सिटी में न्यूज़ और प्रिंट कल्चर बहुत डेवलप्ड होता है। उसके अलावा जो प्रोसेस था पहले हैंड प्रिंटिंग से अब मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ वो लोग शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट अब चाइना से हम बढ़ते हैं आगे जापान की तरफ। जापान में जो प्रिंट टेक्निक है मीन्स वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्निक, इसको चाइना के जो बुद्धिस्ट थे वो जापान में इंट्रोड्यूस करते हैं। जो पहला बुक जापान में लिखा गया वो था डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र काफ़ी इनलार्ज था और वुड इलस्ट्रेशन उसमें दिख रहा था। उसके अलावा उस वक्त 18th और 19th सेंचुरी में और अगर हम देखें जैसे जैसे वुड ब्लॉक का यूज़ होना स्टार्ट हो गया तो अदर देन प्रिंटिंग कंटेंट थ्रू वुड ब्लॉक, जो लोग थे वो पिक्चर्स को टेक्सटाइल्स पर भी मतलब टेक्सटाइल्स पर भी प्रिंट किया करते थे। टेक्सटाइल्स के अलावा प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी, इस पर भी वो लोग प्रिंट किया करते थे। जापान में जो पोएट्स थे, प्रोज राइटर्स थे, उन्होंने इस सब्जेक्ट पे बहुत ही चीप में, बहुत सस्ते में कह सकते हैं ना, बहुत ही लार्ज स्केल या अबडेंस या बहुत सारे पब्लिकेशंस कराने स्टार्ट कर दिए। पोएट्री और प्रोज को बहुत ही लो प्राइस में या चीप प्राइस में उसको अवेल कराने शुरू करते हैं। उसके अलावा जब टेक्सटाइल्स पे, प्ले कार्ड्स पे विजुअल मटेरियल का पब्लिकेशन होना शुरू हो गया तो विजुअल मटेरियल्स में और कई सारी चीज़ें हैं। एग्जांपल्स के लिए जापान का आज का जो कैपिटल है टोक्यो, पहले इसको हम एडो शहर के नाम से जानते हैं। तो सिटी के लोग जिस तरह के कल्चर को एंटरटेन करते थे, सिटी के लोग जिस तरह के कल्चर मीन्स लोग जो हैं किस तरह का फैशन कर रहे हैं, किस तरह के कस्टम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको प्रिंट किया जाने लगा। तो एग्जाम्पल के लिए जो प्रिंट था उसमें अर्बन का जो कल्चर था मीन्स लोग किस तरह के लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। उसके अलावा आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, टी हाउस गैदरिंग, लोग जो हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए इवनिंग या मॉर्निंग को टी गैदरिंग किया करते थे, चाय या कॉफ़ी के दुकान पे लोग इसको यूज़ किया करते थे, तो उसको भी विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया गया। उसके अलावा कई सारे सब्जेक्ट हैं जो वुमेन के सब्जेक्ट पर या म्यूजिकल सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे आप लाइब्रेरी में विजिट करते हैं तो लाइब्रेरी में यू कैन फाइंड बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो उसी तरह से उस वक्त जापान में जो लाइब्रेरी थे और जो बुक हाउस थे उसमें वुमेन सब्जेक्ट पर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर, कैलकुलेशंस पे, टी सेरेमनी पे या फ्लावर अरेंज पे या इस तरह के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर पेंटिंग्स और कह सकते हैं स्टोरी जो है वो पब्लिश होने स्टार्ट हो गए थे। उसके अलावा जैसे किसी भी कंट्री में प्रिंट कल्चर का ग्रोथ होता है तो वहाँ पे बहुत ही गिफ्टेड और बहुत ही नेचुरल राइटर का ग्रोथ होता है। तो इसी तरह से जापान में एक इंडिविजुअल थे, उनका नाम था कितागावा उतामाओ। ये जो थे बहुत ही लीडिंग फिगर थे और इन्होंने जो पिक्चर बनाया उसको हम कहते हैं
युकोयो, इसका मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग वर्ल्ड। और इसमें अपने पेंटिंग्स में ही हैड हाईलाइटेड द एक्सपीरियंस ऑफ कॉमन पीपल। मीन्स इन्होंने आम आदमी या अर्बन एरिया में जो कॉमन पीपल थे उनके स्टोरी को प्रिंट करते थे। इनके इनका जो पेंटिंग था या इनका जो पिक्चर्स था ये यूरोप, अमेरिका, वहाँ के आर्टिस्ट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ इनके बारे में कहा जाएगा, ये मतलब ये जो इंडिविजुअल पर्सन है तो कह सकते हैं कि आप ये जो है बहुत ही लीडिंग फिगर हुआ करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपसे सवाल बन सकता है, गिव एन अकाउंट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट फ्रॉम चाइना टू यूरोप। यूरोप में किस तरह से प्रिंट वगैरह या वुड ब्लॉक प्रिंट किस तरह से इंट्रोड्यूस होता है, आप उसके कमेंट करिए। तो आप यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि प्रिंट कैसे एशिया से यूरोप में आता है। तो एशिया से यूरोप पहले ही ट्रेड और कल्चर के माध्यम से कनेक्टेड था। जैसे एशिया से स्पाइसेस हो गए, सिल्क हो गए और अदर ऑब्जेक्ट हो गए, वो एशिया से यूरोप में सप्लाई हुआ करते थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो इटालियन ट्रैवलर था मार्को पोलो, he had spent for many years in China and he was very much impressed about the wood block technique। मीन्स इन चाइना के लोग जो हैं वुड ब्लॉक टेक्निक के माध्यम से जो पेपर और कई सारे चीज़ प्रोड्यूस करते थे तो वो बहुत ही इम्प्रेस्ड था। तो सबसे पहले हम देखेंगे एशिया से यूरोप में आप देख सकते हैं कि सिल्क रूट के माध्यम से चाइना जो है, मीन्स चाइना जो है वो सिल्क और स्पाइसेस सप्लाई करता था। चाइना के पेपर भी यूरोप में जाने शुरू हो गए। तो पेपर के जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे यूरोप के जो लोग थे अब तक मैनस्क्रिप्ट यूज़ किया करते थे, मीन्स हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो है फ्रेम करते थे। तो पेपर के अवेलेबल से वो और अधिक मटेरियल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। जो मार्को पोलो था 1295 में चाइना से अपने कंट्री में वापस आता है। उसके बाद उसने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक। जो प्रिंट कंटेंट था चाइना का उसको उसने इटली में प्रोड्यूस किया। इसके बाद क्या होता है, मार्को पोलो जो है इसने क्या किया कि जब इस चाइना से इसको इटली में इंट्रोड्यूस किया तो इटली के लोगों ने क्या किया, बाय यूजिंग वुड ब्लॉक दे पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ कंटेंट। तो इटली से यूरोप के डिफरेंट एरिया में बहुत सारे पब्लिश्ड मटेरियल जो हैं वो सप्लाई होने शुरू हो गए। अब तक क्या था, मार्को पोलो के आने के पहले जो यूरोपियन में जो लोग थे, खासतौर से जो पढ़े लिखे लोग थे और जो काफ़ी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग थे, वो वेलम पे लिखे गए कंटेंट को यूज़ करते थे। वेलम क्या है, जो एनिमल स्किन होता है उसको सॉफ्ट करके उस पर राइटिंग होती थी। तो ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट को ऐसे स्क्रिप्ट पर या जो वेलम ऑब्जेक्ट था इस पर जो लिखे हुए वर्ड थे वो यूरोपियन लाइब्रेरी में, खासतौर से मोनास्टिक लाइब्रेरी जहाँ पे मॉन्क लोग रहते थे, तो उनके लिए जो रीडिंग मटेरियल अवेल था वो वेलम के रूप में था। उसके अलावा जो मर्चेंट लोग हुआ करते थे, है ना, मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी टाउन बॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपी। जो मर्चेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो यूनिवर्सिटी से, मीन्स जब चाइना से यूरोप में ये सब गया प्रिंटेड चीज़ें, तो वहाँ यूरोप में जो प्रिंट का दाम था काफ़ी डिक्लाइन होता है, तो लोग जो है इस पर एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो जैसे आपसे यहाँ ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चाइना का जो वुड ब्लॉक प्रिंट था यूरोप में आने के पहले यूरोप के लोग किस तरह के कंटेंट पर डिपेंडेंट थे, तो वो वेलम पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। उसके अलावा जो मैनस्क्रिप्ट थे, जैसे यूरोप के जो बुक सेलर हुआ करते थे वो क्या करते थे, यूरोप के डिफरेंट कंट्री में बुक सेल करते थे। जैसे आज भी देखते हो ना लोग मतलब जो फेयर वगैरह ऑर्गेनाइज होता है, सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज होता है, तो बुक वाले जो होते हैं अपना मटेरियल सेल करते हैं। तो ऐसे यूरोप के जो सेलर थे, बुक सेलर, वो ऐसे अपने मटेरियल जो है यूरोप में सप्लाई करते थे। हैंड रिटन मैनस्क्रिप्ट जो हुआ करता था वो मतलब उसको कैसे वो यूरोप के डिफरेंट एरिया में सप्लाई करते थे। एग्जाम्पल के लिए जो स्किल्ड हैंड राइटर्स थे, जो स्किल्ड हैंड राइटर हुआ करते थे, वो केवल वेल्दी पर्सन्स के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि जो बुक सेलर्स थे उनको वो हायर कर लिया करते थे। जैसे मान लीजिए मैं एक बुक सेलर हूँ या मैं एक बुक पब्लिशर हूँ, तो मैं मतलब मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसे स्किल्ड पर्सन को रिक्रूट करूँगा जो किताब उताब मतलब राइटिंग लिखने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो पहले यूरोप में क्या था, केवल रिच पर्सन या वेल्दी पर्सन जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपने बेनिफिट के लिए ऐसे स्किल्ड पर्सन्स को या कैलीग्राफिस्ट को यूज़ करते थे। तो यूरोप में बुक सेलर ने भी उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से यूरोप में जो है रीडिंग का काफ़ी हद तक एक्सपेंशन होता है, लोग पढ़ने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से आपका सवाल बन सकता है जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है, और यहाँ से आ सकता है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ मैनस्क्रिप्ट। मीन्स जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट थे उसके क्या डिसएडवांटेज थे या उसके क्या लिमिटेशंस थे। तो आपका आंसर कैसे रहेगा इसमें आप कह देना कि एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक। जो यूरोप में लोग थे वो बुक का अधिक डिमांड कर रहे थे। उसके अलावा जो मीन्स आपके जो मैनस्क्रिप्ट थे उसको लिखना बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, टाइम कंज्यूमिंग था। जैसे कोई किताब कोई हाथ से लिखता है तो उससे बहुत समय लगता है या उसमें बहुत पैसा लगता है या टाइम बहुत ही वेस्ट होता है। तो इस वजह से लोग मतलब बुक का जो सर्कुलेशन था बहुत वाइड नहीं हो पाया।
उसके अलावा अर्ली 15th सेंचुरी में जब चाइना का जो वुड ब्लॉक टेक्निक था यूरोप में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, ये यूरोप में रीडिंग ऑफ बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाता है। तो इस तरह से मीन्स जो मैनस्क्रिप्ट थे वो लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से इसी वजह से हम देखते हैं कि जो यूरोपियंस थे, मार्को पोलो, जब उन्होंने इटली में इंट्रोड्यूस किया तो इटली के बाद यूरोप के डिफरेंट एरिया में बुक जो थे वो बहुत ही चीप और अबंडेंस में अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि वुड ब्लॉक के इंट्रोड्यूस करने से यूरोप में क्या एडवांटेज होता है। उसके बाद क्या था, जो बुक है बहुत ही क्विकर और बहुत ही चीपर, बहुत ही आसानी से और बहुत चीप रेट में जो है लोगों को बुक अवेलेबल होना शुरू हो गया, है ना। उसके अलावा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कब मिलता है, स्ट्रासबर्ग में जर्मनी के एक इंडिविजुअल थे, उनका नाम था गुटेनबर्ग। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को जब डेवलप किया तो प्रिंट के फील्ड में एक रेवोल्यूशन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि ये मैकेनिकल तरीके से बुक का प्रोडक्शन करते हैं, तो यूरोप में इसका बहुत सारा इसका एडवांटेज यहाँ पे कह सकते हैं होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे गुटेनबर्ग के बारे में, तो इसमें आपके सवाल अच्छे खासे इसमें से ही बनते हैं कि कमेंट ऑन गुटेनबर्ग या हाउ प्रिंटिंग प्रेस वाज डिजाइंड इन यूरोप, है ना। तो गिव एन अकाउंट ऑफ द स्टोरी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। तो आप आंसर यहाँ दिखेगा कि गुटेनबर्ग जो थे ही वाज ए सन ऑफ मर्चेंट फैमिली, और वो उनके फादर के पास वास्ट ट्रैक था। उनके पापा जो थे बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट और बिजनेसमैन थे। तो उनका जो बचपन था गुटेनबर्ग का, वो वाइन और ओलिव प्रेस, जहाँ पे वाइन को मतलब मशीन के थ्रू वाइन निकालते थे और जो ओलिव ऑयल था उसको प्रेस करके निकालते थे। तो बचपन में वो इन्हीं मशीनों को देखते थे, किस तरह से ऑयल और ओलिव जो है किस तरह से मशीन में मतलब वाइन और ओलिव जो है वो निकलते हैं मशीन से। तो उसके अलावा क्या किया, बचपन में ही आपके ये जो गुटेनबर्ग थे, बचपन में ही जब ये सब चीज़ देख रहे थे, उसके बाद उन्होंने कुछ स्किल लर्न किया। जैसे ही लर्नड द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन को कोई शेप देना, पॉलिश करना, और एक बहुत बड़े गोल्ड स्मिथ बन जाते हैं। कौन? गुटेनबर्ग। उसके अलावा ये शीशे को या लीड को कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी मूड, कोई भी आकार में शीशे को कोई भी शेप दे सकते थे, उसका कोई ऑर्नामेंट वगैरह बना सकते थे। तो उसके बाद जो इन्होंने क्या किया, जिस तरह से मशीन के माध्यम से ओलिव और वाइन का वो होता था, ओलिव का और वाइन का प्रोडक्शन होता था, तो उसी मशीन को एक तरह से उन्होंने एक मॉडल बनाया कि हम इसी मशीन को एक मॉडल बना करके इसी के बेस पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब ये गुटेनबर्ग ने क्या किया, इन्होंने प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। तो लिखा ना, ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज गुटेनबर्ग एडॉप्टेड द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। मतलब जो वाइन और ऑयल का जो मशीन था उसी टेक्नोलॉजी को इन्होंने इम्प्रूव किया, उसके अंदर इन्होंने कुछ बदलाव करते हैं। और इसके बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जिससे लिखा ना कि मूड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स। मीन्स जो स्ट्रक्चर है मशीन का जो मूड्स है उसमें वो क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट वगैरह फिट करते हैं, और अल्फ़ाबेट वगैरह फिट हो जाएगा तो उसके मतलब जो हमें कंटेंट प्रिंट करना होता है, तो अल्फ़ाबेट आपके ऑलरेडी मशीन के अंदर फिट हैं, तो उसके माध्यम से हम कंटेंट को पब्लिश कर लेते हैं। तो इनका जो पहला बुक पब्लिश हुआ था उसका नाम बाइबल था, और बाइबल की 180 कॉपी को बनाने में इन्हें कम से कम जो है 3 साल लग गया था। लेकिन उस वक्त के समय के हिसाब से मतलब कह सकते हैं कि बहुत फास्ट काम इन्होंने किया था। तो गुटेनबर्ग का ये प्रयास था कि इन्होंने यूरोप के लोगों को, जो लोगों की डिपेंडेंसी थी मैनस्क्रिप्ट पे, चाइना के वुड ब्लॉक पे, उसको ये रिड्यूस करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल होते भी हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ वाले से आपका सवाल पूछता है कि न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाई हैंड्स। मीन्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया, प्रिंटिंग प्रेस को बनाया, लेकिन अभी भी यूरोप के जो लोग थे वो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट या मैनस्क्रिप्ट पर डिपेंडेंट थे। कैसे, इसको आप एक्सप्लेन करिए। तो चलिए हम लोग इसी के आंसर को हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे कि आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट का जैसे लिखा ना कि टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाई हैंड से। मीन्स भले प्रिंटिंग प्रेस आ गया, लेकिन अभी भी यूरोप के जो लोग हैं, मतलब यूरोप में जो बुक सेलर हैं या पब्लिशर हैं या प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं, अभी भी वो मीन्स हैंड रिटन या मीन्स मैनुअल चीज़ों पर डिपेंडेंट थे। कैसे, जैसे अब अगर देखेंगे तो जैसे कोई बुक वगैरह पब्लिश हुआ करता था, तो उसमें जो रिटन वर्ड थे वही केवल रिजेंबल हुआ करते थे। या जैसे मान लीजिए हम कोई बुक पब्लिश कर रहे हैं, तो बुक पब्लिश अगर हम कोई करेंगे तो पब्लिश जो बुक होगा उसमें केवल रिटन वर्ड दिखेंगे, और बाकी जहाँ पे पिक्चर छपेगा, जहाँ पे पिक्चर वाला स्पेस है उसको ब्लैंक कर दिया जाता था। तो ब्लैंक वाले स्पेस पे क्या होता था कि जो इस कैलीग्राफिस्ट थे या जो आर्टिस्ट थे, वहाँ पे वो मतलब
मैनुअली या हाथ से वहाँ पेंटिंग करते थे, या बुक का जो बॉर्डर वाला एरिया है, जो किनारे किनारे वाले एरिया हैं, वहाँ पे हाथ से मतलब डिज़ाइनिंग करते थे। तो भले मशीन आ गया हो, लेकिन मशीन उतना परफेक्ट नहीं था कि मशीन जो है बुक पब्लिश करने के साथ साथ सारे विजुअल इमेज ही पब्लिश कर दे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बुक थे, बुक्स में मैनस्क्रिप्ट मीन्स प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट मीन्स, पहले आपका यहाँ ये कह रहा है कि जो पहले बुक्स पब्लिश्ड होते थे वो जैसे कोई हाथ से लिखता था मटेरियल, तो वैसे मशीन से मतलब प्रिंट होकर के सामने आते थे। मीन्स मशीन उस वक्त उतने परफेक्ट नहीं हुआ करते थे। उसके अलावा मशीन में जो मेटल लेटर फिक्स किए गए थे, या मेटल लेटर मशीन में जो लगाए गए थे, वो हैंड रिटन स्टाइल में लगाए गए थे। उसके अलावा किताब के जो बॉर्डर्स थे उसको बाई हैंड उसको हम एल्यूमिनेट करते थे, उसको सजाया किया करते थे। उसके अलावा जब कोई बुक प्रिंट हुआ करती थी तो उसके जो स्पेस थे वो स्पेस जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया करते थे। उस बुक के पब्लिश होने के बाद जो राइटर थे या जो मतलब पब्लिशर्स थे, वो वहाँ पे जो स्पेस बनाया गया है उस पर हाथ से कुछ ना कुछ डिज़ाइन वगैरह वहाँ पे प्रिंट करवाते थे या इलिस्ट्रेशन करवाते थे। तो कह सकते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस था वो भले मतलब आ गया हो, लेकिन अभी भी प्रिंटिंग प्रेस में बाई हैंड कई सारे काम जो हैं वो करने होते थे, है ना। उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस के आने का एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि यूरोप में जो प्रिंटर्स थे, जर्मनी के जैसे जर्मनी के प्रिंटर्स थे, वो यूरोप के अदर कंट्री में विजिट करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं कि किस तरह से प्रिंटिंग मशीन जो है अदर कंट्री में फिट हो सकती है। तो प्रिंटिंग प्रेस के बढ़ने से क्या होता है, किताबों का पब्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा और क्या फ़ायदा आता है, मार्केट में किताबों का एक तरह से नंबर या फ्लडिंग टाइप का हो जाता है। तो यूरोप में 16th सेंचुरी के आसपास 200 मिलियंस कॉपी जो है प्रिंटिंग प्रेस से काफ़ी हद तक आ जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रिंट मीन्स शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू प्रिंट रेवोल्यूशन। प्रिंट रेवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो पहले जो लोग थे मैनस्क्रिप्ट पर डिपेंडेंट थे, वेलम पर डिपेंडेंट थे या वुड ब्लॉक पर डिपेंडेंट थे, तो इससे शिफ्ट होकर के जब लोगों ने मैकेनिकल प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया, नए नए मशीन बनाए और लार्ज स्केल पे पब्लिकेशन शुरू होता है, तो इसी को हम यहाँ पे प्रिंट रेवोल्यूशन के तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना है, और यहाँ पे लोग जो हैं मीन्स यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं प्रिंटिंग प्रेस के कंटेंट को निकालने के लिए। आगे वाले जो आपके पार्ट हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे कि किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से और प्रिंटिंग मशीन के आने से जो कंटेंट और बुक पब्लिश्ड होते हैं तो एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, ओल्ड आइडिया को चैलेंज करते हैं, ओल्ड बिलीफ को चैलेंज करते हैं। तो सोसाइटी के जो कंजर्वेटिव लोग थे, सोसाइटी में जो अनचेंज को फेवर करते थे, वो बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। मीन्स प्रिंट जो था वो बहुत सारा एडवांटेज लाता है, बहुत सारे चैलेंजेस भी लाता है, क्योंकि लोग प्रिंट में अपने नेगेटिव आइडिया ही पब्लिश कर सकते थे। तो यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस से जो बुक पब्लिश होते हैं तो वहाँ की सोसाइटी में किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, किस तरह से रिलीजियस आइडिया को चैलेंज करते हैं, क्योंकि उस वक्त 15th और 16th सेंचुरी में जो अथॉरिटी थी, जो चर्च थे या जो कंजर्वेटिव सिस्टम थे, वो सोसाइटी को काफ़ी हद तक ब्लॉक किए थे, चेंज को अपोज करते थे, न्यू आइडिया को अपोज करते थे, कंजर्वेटिव आइडिया को प्रमोट करते थे, डेमोक्रेसी को अपोज करते थे या लोगों की फ्रीडम को अपोज करते थे। तो इस तरह से जितने भी ओल्ड आइडिया थे, ओल्ड बिलीफ थे, बहुत ही कंजर्वेटिव थिंकिंग थे, उन सबको प्रिंट ने काफ़ी हद तक क्या किया, चेंज किया और लोगों की लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन किया।